उसके अलावा आपको जनता के लिए कोई दर्द तो होना चाहिए। और ये जब गरीब गए तो मुझे मैम की आपकी रसोई याद आई कि उन्होंने भंडार खोल देना था, हम सब की ड्यूटी लगा देनी थी। उस दिन तो मैंने इतना याद किया उनको कि वो कभी नहीं इनको जाने देती। तो थोड़ा बंद कर दीजिए। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीमांसा शेखावत। आज हमारे साथ मौजूद हैं किरण वालिया, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में लगातार दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका राजनीतिक सफ़र अब तक कैसा रहा है, चूँकि आप लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रोफेसर रही थीं, इसके बाद राजनीति की तरफ आपका रुझान बढ़ा। इसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी तो साथ साथ मेरा एक बहुत जो मुद्दे होते हैं शिक्षा से जुड़े हुए, हमारे विद्यार्थियों से जुड़े हुए, यूनिवर्सिटी के भविष्य से जुड़े हुए, और यूनिवर्सिटी के ऊपर यूनिवर्सिटी जो रोज़ नए नए कानून और सब इत्यादि बनाती है, तो उसमें भी मेरी बहुत रुचि थी। और मैं शिक्षा के संबंध में जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उनका प्रतिनिधित्व हमारी विद्वत परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो एक इलेक्टेड पोजीशन होती है, उनका प्रतिनिधित्व करती रही। DUTA में भी। तो एक ये हमेशा से एक अंदर इच्छा थी कि मेरे को चार दीवारों में सीमित नहीं रहना है, जहाँ पर ये नीतियाँ बनती हैं और कुछ स्टूडेंट्स के हितों के अनुकूल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो वहाँ मुझे किस तरह से अपनी आवाज़ पहुँचानी है। तो एक तो होता है कि सड़कों पे हम किसी भी तरह से प्रोटेस्ट करें, सब करें, वो भी बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक तरीका है, एक प्रजातांत्रिक तरीका है, पर क्यों ना नीतियों का जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ हमारी आवाज़ पहुँचे। तो बहुत से शिक्षक साथियों ने मुझे कहा इलेक्शंस लड़ने के लिए, और वो मैंने विश्वविद्यालय की इलेक्शंस लड़ी और दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 10-12 साल इसी में लगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय, जो बहुत से लोग नहीं जानते, उसके तहत तमाम मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, दिल्ली के प्रोफेशनल कॉलेजेस आते हैं। तो एक आपका दायरा समाज संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं मेरे आने वाले वर्षों में वो बहुत काम भी आया। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के साथ आपने काम किया है, उन्हें इतने करीब से जाना है, तो उनके साथ कार्य करने का अनुभव कैसा रहा? असली में मुझे जो इस तरह के शहर की, देश की राजनीति में लाने के लिए जिन्होंने बहुत ही ठान लिया था कि वो मुझे करना है, वो लाने वाली भी वही थी। और क्योंकि हम उनसे तरह तरह के मुद्दे उनसे जाकर डिस्कस भी करते थे, और वो फिर ऊपर उन्होंने सोनिया जी से सबसे जो बात करी थी, तो खैर मुझे एक तरह का ये काफ़ी दबाव था कि मैं इन इलेक्शन में भाग लूं। तो मेरा भी लंबा समय रहता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसको छोड़ने का भी मन नहीं था, पर उस दुविधा में मैंने सोचा कि एक बड़ा पैमाना मिलेगा काम करने के लिए। मुझे हमेशा समाज में जो वर्ग हैं हमारे सबसे नीचे की सीढ़ी पर, उनके लिए मेरे मन में हमेशा बहुत दर्द रहा कि इनके बच्चों की पढ़ाई, हमारे कॉलेज में भी जो ऐसे स्टूडेंट आते थे उनमें मैं विशेष रुचि लेती थी। मैं कभी कभी उनको शॉर्ट अटेंडेंस नहीं करती थी, जो मुझे अलग आके मिलती थी और कहती थी कि माँ, हमारे घर में कोई काम करने को नहीं है, माँ बीमार है, तो मैं ही खाना बनाती हूँ। तो मुझे लगा कि हमें इन चीज़ों को बहुत संकीर्ण होकर नहीं सोचना है, किस स्टूडेंट की क्या नीड रही है। एक टीचर को दर्द हमेशा रहना है समाज में, तो वो एक बात तो शुरू से थी ही, बचपन से। तो मैं सच कहूँ तो ये उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इस बड़े पैमाने पर लाई, क्योंकि मुझे जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा एक वो मिला, संपर्क का एक माध्यम, और राजनीति के ज़रिए कुछ करने का। मेरे लिए राजनीति ये नहीं है कि हम कोई लीडर बन जाएं, हमारी फोटोएं छपें, हम इसको नीचे गिराएं, उसको नीचे गिराएं, पर अगर आप सकारात्मक ढंग से सोचें, पॉजिटिव ढंग से, तो राजनीति आपको समाज परिवर्तन, शहर परिवर्तन का एक इतना बड़ा मौका देती है। और इस मामले में जो शीला दीक्षित जी का नेतृत्व था,
उससे तो मैं पहले ही आकर्षित थी, पढ़ती रहती थी उनके बारे में। तो उनके साथ जो काम करने का मौका मिला मेरे लिए एक स्वर्ण युग था। दीक्षित सरकार का कार्यकाल 15 वर्षों तक रहा। वर्ष 1998 से लेकर के 2013 तक उन्हें एक काफ़ी सक्षम महिला मंत्री के तौर पर हम जानते हैं, और उनके कार्यकाल को हम गुड गवर्नेंस यानी एक अच्छे शासन के तौर पर जानते हैं। इसे कैसे देखती हैं आप? जी हाँ, इस पे तो हाथ कंगन को आरची क्या, चारों तरफ दिख रहा है। और उनका कोई समाज का कोई वर्ग हो, उन्होंने ही मुझे महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था। और तब मेरा संपर्क कुछ ऐसी महिलाओं से हुआ जो कि जीवन में अपनी ज़बान नहीं खोल सकती, अपने बहुत जिसे कहें कि गंभीर समस्याओं से ग्रस्त, कहीं कुछ कहने को नहीं, कोई उपचार नहीं। तो उन्होंने जो ये मौके दिए, और उनके पास मैं जब भी कोई महत्वपूर्ण समस्या लेकर गई और मैंने कुछ भी सजेस्ट करा या डिस्कस किया, यकीन मानो एक बड़ी बहन की तरह से उन्होंने तुरंत उसको माना। तो ये जो एकदम निर्णय लेने की क्षमता उनमें थी, कोई कारण है जो अपने 3 बार जो उनको जनता ने निर्वाचित किया, उस कार्यकाल में आप एक पूरे हिंदुस्तान की राजधानी का रूप बदल देती। और इसलिए जो उनके साथ काम करने का आनंद आया वो, और एक जिसे कहें कि एक संतुष्टि होती है कि हमने अपना समय बर्बाद नहीं करा, हमने जनता की भावनाओं के साथ खेला नहीं, जो उनको कहा सो करा। अब महिलाओं की बात ले लीजिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ही बहुत बातें बचपन से कैसे होगी। लाडली स्कीम हम लेके आए कि बच्चे, हमने देखा कि लड़कियों का अनुपात सरकारी स्कूलों में या कहीं भी तो एडमिशन में कम है। क्यों नहीं भेज रहे स्कूल? कई बार उनको बाहर समझते हैं। हमको मालूम है कि वो लड़की घर से भी काम कराएंगे, लड़के को स्कूल भेजेंगे। इस बात को जादू की तरह से तोड़ा, इस बात को, इस विचारधारा को, और लाडली स्कीम लेके आए कि जैसे ही आप भर्ती करेंगे और स्कूल छोड़ने तक आपका ये पैसा जमा होता रहेगा। लाडली स्कीम जिस साल आई, आप आंकड़े देख लीजिए, हम लोगों को कोई भी गपवाने की आदत नहीं थी, बल्कि सत्य कहीं ज़्यादा था, हम शायद कम बोलते हैं। तो एकदम आंकड़ा बढ़ा स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन का। तो जो भी स्कीम्स हम लेके आए, उसमें जो मैडम की सोच थी, और या मैं कोई सुझाव लेके जाती थी, कभी कभी तो वो इतनी बिजी रहती थी कि कभी वो दिल्ली से बाहर जाती थी तो मैं सोचती थी एयरपोर्ट जाऊंगी तो उनके साथ तो कार में एक और स्कीम डिस्कस कर लूँगी, और वो बिल्कुल जब मैं वापस आऊँगी, आप बेटा ये स्कीम मेरे को प्रपोज़ल भेज देना, तुरंत साइन होके आता था। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष का कोई भी मुख्यमंत्री होगा कि वापस आते ही 4 दिन में सारी स्कीम पास हो गई। दिल्ली वालों को आज भी याद होगा स्वाइन फ्लू। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, स्वाइन फ्लू बहुत से प्रांतों में आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुझे बुलाया और हमारे को उन्होंने इस बात के लिए चर्चा की, पुरस्कृत किया कि जो दिल्ली ने स्वाइन फ्लू को जिस तरह से निपटाया है, जिस तरह से उसको शुरू से लेके पहली बिंदु से कैसे ये ना फैले। तो तब स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरे को मैडम की तरफ से इतना ज़्यादा खुली छूट और प्रोत्साहन था। ये एक लीडर में बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो ये ना देती और समय समय पर मैं उनसे जो गाइडेंस लेने जाती थी वो मुझे ना मिलती, तो ये श्रेय मैं उन्हीं को दूंगी। और फिर हमने इसको स्वाइन फ्लू को किस तरह से रात के 12 बजे तक 1868 तक के नियम निकाले कि जिसको स्वाइन फ्लू होगा और वो बीमारी के लक्षण होंगे, पहले तो सिर्फ हमारे द्वारा नियुक्त किए हुए डॉक्टर्स और वहीं से टेस्ट हो सकता है, नहीं तो दुनिया में कहीं भी टेस्ट कराने में पता ही नहीं होगा स्वाइन फ्लू कितने लोग प्रभावित हैं। सारी बिंदु से लेकर बिंदु तक के सिस्टम को नियोजित रूप से क्रियान्वित किया गया। और कुछ लोगों को आप मानेंगे नहीं, जब पता लगा कहीं से स्वाइन फ्लू है, कुछ जगह से बड़ी बड़ी कोठियों से, ये जो गेस्ट बड़े बड़े हाउसेस बने हुए हैं मरौली साइड में, वहाँ पर उन्होंने
बेचारे चौकीदारों ने फ़ोन किया, मैडम हमारे यहाँ जो हमारी मालिक हैं उनको स्वाइन फ्लू है और वो घर में ही हैं और हमसे सब काम कराती हैं। तो हमने, और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी का मुझे बहुत सहयोग मिला, मिस्टर सिंह का, और हमने ये कानून बनाया कि जब भी इस तरह की कभी कभी बीमारी आई है देश में, तो ये कानून था और उसको हमने 1868 और समथिंग का कानून लागू किया कि हमको घर से तुम्हें उठाने की शक्ति होगी और तुम्हें हॉस्पिटल डालने की, नहीं तो ये फैलेगा। तो ये इस तरह से जो अब बीमारियां आती हैं और जिस तरह से कोई प्रबंध नहीं किया जाता, तो कई बार लगता है कि शीला दीक्षित जी नहीं है और वो सोच नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, तो दिल तो दुख होता है क्योंकि उसका असर तो जनता पे होता है। हमारे, अब आपको देखिए जो हुआ था, अभी ये बीमारी जो आई थी इतनी ज़बरदस्त कोरोना, इसमें आपको पता नहीं है 8 से 9 अस्पताल हैं जो बने पड़े हैं। क्या मतलब है इनका वर्तमान दिल्ली सरकार का? मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही, पर ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इसने क्यों करोड़ों रुपया खर्चा, उन अस्पतालों को इस्तेमाल नहीं करा। ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है, उसके फ़ायदे में लगाओ। तो इन्होंने एयर कंडीशन टेंट्स लगा लिए लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर, खेल गांव और जगह जगह, कि ये यहाँ पर आपको सब फैसिलिटी, बल्कि उसका श्रेय लिया कि वहाँ बेड्स हैं, एयर कंडीशन है, टॉयलेट्स हैं, और वहाँ पे भी एडमिट किया करने का हमने प्रबंध कर दिया। ये भी पता लगा जान पहचान के लोगों को ये ठेके जो भी मिले, मैं क्या जानूँ, मगर ऐसी बातें सुनने को अंदर से मिली। मगर वो भी रहा सच हो, अगर पैसा तो हमने वेस्ट किया जनता का, मुझे ये क्राइम लगता है। इतना कुछ है करने को, सड़कें नहीं बनती, नालियों का मरम्मत नहीं होती, फ्लाईओवर कोई नहीं बना पाते, मगर आप ऊपर से उनको इस बात का श्रेय ले रहे हैं। तो दुख ये होता है कि हम लोगों का आप रिकॉर्ड पे निकालिए, इश्तिहार और एडवर्टीजमेंट पे जितना ये खर्चा करते हैं उसका निम्न मात्र भी नहीं होता था। मैडम कहती थी जिस दिन स्कूल भी 3 खुलेंगे तो हम एडवर्टीजमेंट देंगे, एक स्कूल का एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। और यहाँ तो स्कूल ही नहीं नए खुल रहे, फिर भी पता नहीं किसी की मरम्मत होती है तो उसका एडवर्टीजमेंट आ जाता है। तो ये मेरे को दुख ये होता है कि कोई भी सरकार हो, आप जनता के पैसे का इस तरह से फजूल खर्ची सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे लगाना होता है। इसके लिए तो कोई सिस्टम होना चाहिए उसको रोकने का। तो किस तरह से लोग यहाँ से भागे कोरोना के टाइम, किस तरह से मौतें हुई, किस तरह से उसका भी बंदोबस्त नहीं था, वो सबको मालूम है। उसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सब ने मिलकर कोई ध्यान नहीं किया कि क्या किया जा सकता है। तो उन सारी बातों को देख के अब अफसोस ही होता है कि क्यों जनता के साथ इस तरह से किया जाता है, उसी के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। क्यों तुमने, हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं कि क्यों तुमने इस तरह के एयर कंडीशन टेंटेड आलीशान हॉस्पिटल रातों रात खड़े किए, टेम्परेरी, ये तो ख़त्म ही हो जाने थे, और तुमने बने हुए अस्पतालों का इस्तेमाल नहीं करा। तो इस तरह की कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए प्रजातंत्र में। तो इसलिए जो हमारा शासन का ढंग था वो शायद इसके विपरीत था। हम बहुत कुछ करते थे, उसका ना कुछ एडवर्टीजमेंट होता था। लोग जाके बोलते थे अरे भाई तुम्हारा ये नया अस्पताल तो बहुत अच्छा है, और हम उसका अगर विस्तार करते थे, नए विभाग खोलते थे, तो हम सोचते थे ये तो करने की बात है, इसमें क्या एडवर्टीजमेंट करें। तो एक पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करना एक बहुत मूलभूत बात है प्रजातंत्र में। इसके अलावा मैडम की बहुत बड़ी सोच थी पर्यावरण की तरफ। हम लोगों ने बहुत सी स्कीम्स बनाई, भागीदारी स्कीम जो उन्होंने RWAs को लेकर बनाई, उसमें उनको बहुत शक्ति भी दी। और वो अक्सर कहते थे सारे RWAs दिल्ली के, कभी पूछिए उनसे, कभी भेदभाव नहीं करा कि कोई RWA भाजपा के द्वारा उसका झुकाव है या कांग्रेस के द्वारा, नहीं। RWA है और उसको वही स्थान दिया जाता था। चीफ सेक्रेटरी से लेकर हर ऑफिसर सीनियर उस मीटिंग में होता था जो एरिया वाइज भागीदारी स्कीम चलती थी। और RWAs कहते थे कि मैडम हम
कि हमारे पार्कों की कोई मेंटेनेंस कर ही नहीं रही है एमसीडी, या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा हम दिल्ली सरकार से तुम्हें फंड देंगे, तुम लोग अपने माली रखो। तो उपाय होता था, ये तो नहीं कि बात सुन ली पर निकला क्या उपाय। तो पर्यावरण हो या आने जाने की व्यवस्था हो, आप देखिए क्या कर दिया। अभी भी लोग उनको इसी से याद करते हैं, फ्लाईओवर्स एंड मेट्रो। मगर बहुत सी चीज़ें हैं मेट्रो में, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं तब महिला मंत्री भी थी, मैं उनके पास ये सुझाव लेके गई, वो झट मानी। मैंने कहा मैम मेट्रो तो आ गई, पर मैंने उसमें ट्रैवल करके देखा कि बहुत सी महिलाएं जो कामकाजी भी हैं, वो जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो कोई सिस्टम नहीं है बेचारियों के लिए, तो एक महिला का हम वो खोल दें। वो हमारे टाइम ही खुला और मैडम झट मानी कि अब महिलाओं का एक अलग स्थान है और वो बड़ी सुरक्षित होके जाती हैं आपस में। क्योंकि मैंने रात की आखिरी मेट्रो भी कभी कभी ट्रैवल करा खुद ही देखने के लिए, तो वो एक इतना असुरक्षित महसूस करती हुई दिल्ली से गुड़गांव जा रही हैं। एक ज़माना था कि मेरी माँ ही नहीं मानेगी कभी कि मैं 9 बजे के बाद कहीं जाऊं। तो अब कैसे वो प्राइवेट सेक्टर में है जहाँ भी हैं तो वो फ्रीली ट्रैवल करती हैं। और तो हमने उनको चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि एक महिला का सेक्शन खोलिए, और वो खुल गया। तो हमने इसका आज आपसे बात कर रही हूँ, एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं बता सकता कोई कि हमने बड़ा श्रेय लिया हो इस बात का, पर ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मतलब हमारे काम करने से मतलब था स्कूलों को खोलना। अगर 3 स्कूल कहीं नए खुलेंगे तो ही अलाउड था कोई एडवर्टीजमेंट देना, एक स्कूल के लिए अलाउड ही नहीं था। अगर हमारा 100 करोड़ और समथिंग के करीब बजट था साल में एडवर्टीजमेंट का, तो इनका 500 से ऊपर करोड़ है बसों में। इसमें आज हर डीटीसी बस, मेरे को दुख होता है क्योंकि मेरा आना जाना बहुत है। मैं चाहे विश्वविद्यालय की तरफ जाऊं, मॉडल टाउन जाऊं, दरियागंज जाऊं, गुड़गांव जाऊं, रास्ते की तमाम बसों पे, जहाँ तक दिल्ली की भूमि है, आप अभी चले जाइए, हर बस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की छोटी सी फोटो और केजरीवाल छाए हुए हैं कि अपनी लेन में गाड़ी चलाइए। अब अपनी लेन में गाड़ी चलाइए, जो एडवर्टीजमेंट वाली बस है वही सेंटर ऑफ द रोड में जा रही है। तो इससे अच्छा आप कोई अनुशासन लाइए, उनके साथ कम्युनिकेशन करिए, चलान बढ़ाइए। ना कि आज भी सच्ची हैरानगी होती है कि ये एडवर्टीजमेंट मुझे कम से कम 4-5 महीने हो गए देखते हुए बसों पर, इसको उतारा भी नहीं गया। तो ये जनता का पैसा, पार्टी कोई भी हो, पावर में कोई भी हो, मुझे नहीं लगता किसी देश में वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रोज़ कई बोर्डों पे वही छाए हों। मतलब जनता पूछती नहीं है, करती नहीं है, ये उनकी मर्जी है, मगर पैसा तो जनता का है। आप नालियाँ का हाल बुरा है, मार्केटों का हाल बुरा है, पानी हर जगह इकट्ठा है, सब कुछ, यमुना की सफाई नहीं हो रही, पूछो मत क्या क्या बातें हैं। बीमारियों का इंतज़ाम पहले से नहीं है। हमारे एरिया के एमएलए जनाब अस्पताल में 3-4 कमरे लेकर अपना ऑफिस खोला हुआ है। तो आप मालवीय नगर हॉस्पिटल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, तो वहाँ पर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो हमारे अस्पतालों में तो खड़े होने की जगह नहीं है। मुझे याद है ये प्रपोज़ल मेरे टाइम भी आया था, बड़े बड़े सीनियर एमएलएज थे अलग अलग पार्टियों के भी। मैंने कहा हम कुछ भी बंदोबस्त करें, आप लोग को अलग सुविधा दें, मैडम से बात करेंगे, मगर अस्पतालों में जगह नहीं मिल सकती। अस्पतालों में तो हमने देखा है सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है, ये हो रहा है। तो एक जनता के प्रति क्या कहूँ कि एक भाव होना चाहिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। इनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, सब कुछ होता है, तो कुछ करे ना। हम भी तो मिलते थे जनता को, तो बल्कि द्वार हमेशा ही खुला था। तो अब मैडम का जिसे कहें पर्यावरण से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि प्लांटेशन करने का, हमने पानी को किस तरह से सेव करना है, उसके लिए उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए RWA जहाँ से मांगती थी उसको हम फंड देते थे इन चीज़ों के लिए। पर्यावरण के लिए उनको एक पूरा वो खुद जाया करती थी, ट्री प्लांटेशन डे होता था जिसे मुख्यमंत्री खुद जाके प्लांट करती थी।
तो वो फॉरेस्ट को हमने कैसे डेवलप करा, पार्क्स को कैसे डेवलप। अब तो पार्क्स रोते हैं और ना बीजे वो आएगा, एमसीडी का माली आएगा, ना कोई आएगा। तो जनता भी फिर धीरे धीरे आदी हो जाती है इसी तरह के गंदमन में रहने की, अपना ही कोई उपचार निकालती है। तो चाहे अस्पताल हो चाहे कुछ और, जैसे मैंने आपको बताया कि लाडली स्कीम से कितना फ़ायदा हुआ। तो इस तरह की स्कीम्स और भागीदारी, ये सब उनके बड़े ज़बरदस्त स्तंभ थे। और एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और मुझे वो बड़ा दुख हुआ जिस दिन मुझे उनकी इतनी याद आई कि जब हमारा गरीब आदमी, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा, यहाँ से हज़ारों लाखों, और अगर पूरा भारतवर्ष देखे तो करोड़ों जो श्रमिक है, जिसको मालूम था कि मैं श्रमिक कॉलोनी में कई चौथी पांचवी मंजिल में एक कमरे में रहता हूँ, कल किराया कैसे दूंगा, मेरे तो दुकान बंद या मैं फैक्ट्री बंद, कुछ नहीं सोचा लॉकडाउन में। और वो पैदल चले, वो रुला देने वाले दृश्य थे। जब बरखा जी इनको कवर कर रही थी, जिस आखिरी दृश्य तक वो कवर करती थी, मैं तब तक उसको देखती थी और तभी सोती थी, सुबह के चाहे 2 बज जाए। और वो क्या हाल है उनका, लड़की साइकिल चला रही है, बाप को पीछे बिठाया, सबको मालूम है, पटरी पे रेलवे की सो गए, पता नहीं लगा, रात को ट्रेन ऊपर से निकल गई, हज़ारों मरे। और मैंने इसके ऊपर खूब अध्ययन भी किया। मैंने पूरे भारतवर्ष का ये हाल, कलकत्ते में एक जगह है जहाँ पर जो ट्रक्स हैं पुरानी, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए लोग जाते हैं। बहुत चीज़ें तो अखबारों में नहीं आती हैं, तो वो ही अड्डा है पूरा भारतवर्ष का। वहाँ 10,000 ट्रक पहुँचा हुआ था, वो डिसमेंटल करने के लिए वहाँ छोड़ते हैं लोग। और वो पूरे कोरोना के टाइम पर उनको ना वो ड्राइवर्स को खाना ना कुछ, क्योंकि उनको डिसमेंटल करा के एक आध दिन में वापस आना था। वो सब रास्ते बंद थे, लॉकडाउन, सड़कों पे दिखना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी गंभीर चीज़ें भारतवर्ष में हुई और दिल्ली में भी हुई। मगर सबसे बड़ी बात कि अगर आपके अंदर एक होता है क्षमता अच्छे कानून बनाने की, उसको अच्छे से स्टडी करने की, उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसके अलावा आपको जनता के लिए कोई दर्द तो होना चाहिए। और ये जब गरीब गए तो मुझे मैम की आपकी रसोई याद आई कि उन्होंने भंडार खोल देना था, हम सब की ड्यूटी लगा देनी थी। उस दिन तो मैंने इतना याद किया उनको कि वो कभी नहीं इनको जाने देती। बंद कर दी। दीक्षित सरकार के कार्यकाल के बाद हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और आपके हिसाब से इसे कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? देखिए, जो भाजपा की और आम आदमी पार्टी की गलत नीतियां हैं, जो जनता के बहुत खिलाफ जा रही हैं, आपको मालूम नहीं कि गरीब लोगों का क्या हाल है। सरकारी स्कूल तो कोई खुला नहीं, मगर सरकारी स्कूलों में अब एग्ज़ामिनेशन फ़ी इतनी ज़्यादा लेने लग गए। पिछली बार इन्होंने 2,000-2,500 एग्ज़ामिनेशन फ़ी दी। मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ है। जो औरतें कुछ सब रो रही हैं क्योंकि कोरोना के टाइम की बात थी, किसी के पास नौकरी नहीं थी। हमारे तो वहाँ आत्महत्याएं भी हुई हैं एक कैंप में। तो कहाँ से वो ये देंगे? इंटरव्यूज़ लिए हैं लोगों ने, आप जैसे सतर्क लोगों ने। कोई मोची से पूछ रहे हैं, मोची कह रहा है मैं 2,000 रुपये महीने में नहीं बचा पाता, मुश्किल से खाना खाता हूँ, मेरे बच्चे नहीं देंगे एग्ज़ाम। तो ये आम आदमी की सरकार नहीं है। आज पीड़ित हैं लोग और हर चीज़ के चिपके इतना पैसा बढ़ा देते हैं और इतना ये किसी भी तरह की संवेदना नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि कई लोगों की महीनों से और 2-2 साल से, 3-3 साल से भी जिन्होंने नई पेंशन के लिए अप्लाई किया था वो नहीं शुरू हुई। और बहुतों की पेंशन, एक औरत है जिसके पति ने इस हालत में, जब कोरोना के टाइम पर उसका काम धंधा सब बंद था, उसने आत्महत्या करी थी खुलेआम। बेगमपुर बस्ती की नोन बात है। मैं तो वो उसका परिवार का क्या हाल हो तो होगी, वो खुद ही परेशान था जिसने आत्महत्या की। उसने विधवा को जो कुछ मिलता है इसमें 30,000 रुपये, कब से अप्लाई किया हुआ है,
कोई पूछने वाला नहीं है। जो नई पेंशन के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, वो तो शुरू ही नहीं हुई, पुरानियों के समय पर आ नहीं रही। 2-2, 3-3 महीने भी, अब मैं कोई जानती हूँ वो दोनों डेफ एंड डम हैं, माँ हस्बैंड वाइफ, उनकी नहीं आ रही पेंशन। सचमुच में रोना आता है कि पड़ोस से मांगे, किससे मांगे, निम्न मध्य वर्ग है, उससे कम वर्ग है, किसके पास है देने को, किसके पास जाके हाथ फैलाएं। ऐसे ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, और मेरे को कोई गलत ये सिद्ध नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें बहुत दुखदाई हैं। तो ये जो बिलों के कितने ज़्यादा बढ़ गए, जो हालत है शहर की, जितनी भी बातों को लेकर आए थे, शिक्षा की बातों को लेकर आए थे, आज हज़ारों बच्चा, जनसंख्या तो बढ़ती ही है और इधर उधर से लोग दिल्ली भी आते हैं, वो हज़ारों बच्चा आज दिल्ली में है जिसके लिए किसी स्कूल में एडमिशन नहीं है, और जिसका रिज़ल्ट थोड़ा सा भी अगर 10वीं में ख़राब आए, उसको उस स्कूल से निकालकर कोई दूर स्कूल में डाल देंगे, वो डीटीसी बस में जाने का किराया नहीं, और कि तुम वहाँ पढ़ो अब, ताकि अपने स्कूल के रिज़ल्ट अच्छे दिखाते रहें। या वो जो प्राइवेट एग्ज़ाम होता है, ना जाने बच्चों को समझ आता है ऐसे क्यों हो रहा है। तो बल्कि कुछ बच्चों को जब पढ़ाई में उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो उसको सुधारो। उनके घर में कोई सहायता देने वाला नहीं है, पढ़ाई कराने वाला, तो उनको बोला जाओ ओपन से कर लो। मुझे फ़ोन आए, मैडम ओपन क्या होता है? अब वो बेचारे बस्तियों में रहने वालों कभी सुना ही नहीं ओपन कौन सा स्कूल है। मैंने कहा ओपन तो भैया आपकी बस्ती से बहुत दूर है, और आजकल तुम कहाँ से ये बसें 2-2, 3-3 बदल के, मुझे मालूम है ये फादर एग्नेल स्कूल हमारे एरिया में उस बस्ती से बहुत दूर है, वहाँ पर संडे को ओपन क्लासेस होती थी, मगर वो भी बाद में मुझे श्योर नहीं हूँ कि तब हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अब उनका बच्चा कहाँ से आएगा? कुछ तो समझते ही नहीं है कि ये कोई कैसे करेगा, कुछ भी बोल देना। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑन रिकॉर्ड 6 बार 12 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली सरकार के अधीन आते, सिर्फ प्रशासन के मामले में और किसी चीज़ के मामले में नहीं। प्रशासन समितियाँ इनके द्वारा आती हैं। हमारे द्वारा जब दिल्ली सरकार के द्वारा जो 12 कॉलेज थे, वो बल्कि इतने खुश होते थे क्योंकि मिसेस दीक्षित हमेशा उनसे संबंध रखती थी और आना जाना कार्यक्रम। मगर अब 6 बार हड़ताल कर चुके हैं। हर 6 महीने 8 महीने के बाद तनख्वाहें आने बंद हो जाती हैं। और वो कॉलेज, ये लोग कोर्ट में भी गए, वो कॉलेज जिसमें एक चपरासी भी है, एक सफाई कर्मचारी भी है, वो कैसे वेतन के बगैर रहेगा? मैं जवाब लेना चाहती हूँ सिसोदिया जी से या उनके जो एडवाइज़र हैं केजरीवाल जी, कि कैसे आप इसका जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टीचर बेचारे कोर्ट में गए, और जब वो कोर्ट में गए, आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द जजेस, हेमा कोहली, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी से हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो ये लोग कह रहे हैं अपनी वकालत में कि हम क्या करें, पैसा नहीं है, या ये सारे कॉलेज घपला करते हैं, 12 कॉलेज घपला करते हैं, इसलिए हमने इनके फंड्स रोके हुए हैं। वो कहने लगी कि मेरे को बता रहे हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ और मैं यहाँ की लॉ फैकल्टी की प्रोफेसर रही हूँ। हम भी गवर्निंग बॉडीज़ में रहे हैं, प्रोफेसर लोग मनोनीत होते हैं कई बार। तो आपका गवर्निंग बॉडी में ट्रेजरर होता है, वो पिछले सारे अकाउंट्स देखे और नए को सैंक्शन करे। ये तो घपला कोई कर रहा है तो उसको निकालो। तो आप कैसे कह रहे हैं ये घपला होता है आपकी मर्जी के बगैर? तो उसने मतलब शाउट किया कोर्ट में। फिर भी इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है और कभी भी बंद कर देते हैं फंड करना। तो जब फंड तुमने रोक लिया हर चीज़ों के, पेंशन के, इसके उसके, तमाम स्कीम्स के, तो फिर फंड जा कहाँ रहा है? वन वुड लाइक टू नो। और ऊपर से आप शराब बांट रहे हैं। शराब बांटने से औरतें इतनी दुखी हैं, और शराब बांटने के लिए फ्री कहाँ से पैसे आ रहे हैं? जब भूखमरी थी, जब सब कुछ बंद था, तो भी आपको फ़ोन के ज़रिए लड़कों को फ़ोन आते थे कि तुम्हारे को हम फ़ोन पर भी शराब फ्री भेज सकते हैं। जब सब कुछ लॉकडाउन था, लॉकडाउन में शराबें आई हैं। तो कौन सा वो
एक आर्थिक ढंग से उसमें से पैसा कमाने के अलावा जो बीच में उनको मिला होगा ठेके खोलने के लिए, तो और तो कोई कारण है नहीं। तो ये तो लूटने और जनता को खराब करने और जनता को मारने के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ बंद है पुरानी स्कीमें, और पैसा तो किसी तरह से कम नहीं। और माताएं विश्वास करो, और वाइफ्स जो हैं वो रो रही हैं, और कई औरतों के फ़ोन आते हैं कि उनके ससुर जो काफ़ी देर पहले बूढ़े हो चुके और घर में भी कुछ करने योग्य नहीं है, मगर उनको भी जवान लड़के चस्का दे रहे हैं। और लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में जहाँ लिवर ख़राब होता है उसकी संख्या गरीब लोगों की इतनी बढ़ी है, कोई अध्ययन करे तो प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते, मर जाते हैं। तो ये लिवर की बीमारी कोई इतनी छोटी नहीं होती है इसका इलाज। तो ये इनको सबसे पहले तो मैं इसी स्कीम के आधार पे कहूँगी, इनको कोई दर्द नहीं है, ना महिलाओं के लिए ना उनके बच्चों के लिए। तुम्हारा जो आप फीस ले रहे हो इतनी ज़्यादा, उधर से रोको ना शराब। तो ये ठेकेदार ऑब्वियसली कोई मुफ्त में देता है कोई चीज़। लॉकडाउन में शराब गई है फ्री। शीला दीक्षित के साथ जुड़ी कोई ऐसी बात या फिर उनके साथ बिताए कोई पल या फिर उनसे जुड़ी कोई ऐसी याद जो अभी भी आपके लिए काफ़ी जीवंत है, आप उन्हें साझा करना चाहेंगी? व्यक्तिगत रूप से वो उनका स्वभाव ही ऐसा था, जैसे लगता था कि बड़ी बहन के साथ ही बात कर रहे हैं और बड़ी बहन की तरह ये हमें एडवाइस कर रही हैं। तो न जाने वो क्या व्यक्तित्व था कि हर एक के साथ इस तरह से जुड़ जाती थी। और मैंने कभी उनको एक साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी तो उस पर कॉम्प्लीमेंट करा था, और इत्तेफाक से आज उनकी याद में मैंने वही साड़ी पहनी हुई है। और अगली बार जब मैं आई तो मुझे जब मैं कार में अपने बैठ गई घर वापस आने के लिए, तो उनके घर से वो उनका जो घर में हेल्प करने वाला था वो एक पैकेट देने आया। तो मैंने कार में ही खोला और मैंने देखा वही साड़ी उन्होंने मेरे लिए पैक करा के रखा दी। मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो एक बहुत इमोशनल इंसान, बहुत ही प्रेम करने वाली, जनता से भी, शहर से भी, देश से भी, परिवार था उनके लिए दुनिया। विदेशों में जाकर भी इतना ही प्यार देती थी और विदेशियों को भी। तो एक सब गुण हों इतने सारे, ऐसे भी लीडर बहुत कम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप देख रहे थे किरण वालिया के साथ हमारी चर्चा। कुछ व्यक्तिगत पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी निर्णय लेने की क्षमता, उनका गजब का जज्बा हमेशा उनके साथ रहता था। वह एक काफ़ी सशक्त महिला भी थी। ऐसे व्यक्तित्व के लिए ये पंक्तियाँ बिल्कुल ही सटीक बैठती हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।